ब्रेकिंग अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात खबर उसकी जिस वजह से बाया नदी का बांध जब टूटा तो गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। जी हां, वैशाली के महनार से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां बाजितपुर गांव में बाया नदी का बांध टूट गया है और ये बांध बाजितपुर इलाके में टूटा है। नदी का पानी अब तेजी से गांव में प्रवेश करता हुआ और लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पानी की धारा इतनी तेज है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त बाया नदी का बांध टूटने के बाद जैसे मानो सैलाब सीधे गांव में प्रवेश कर रहा हो और लोगों की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। बाया नदी के बांध टूटने के बाद अचानक से देखिए ये सैलाब जो है वो गांव में तेजी से फैलता चला गया। ग्रामीण की सूचना के बाद प्रशासन की टीम टूटे हुए बांध का जायजा लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त जो अपडेशन है इस पूरी खबर को लेकर, अभी तक इस बांध की मरम्मती का कार्य शुरू नहीं हो पाया है और इस वजह से ज्यादा इलाके में पानी का प्रवेश होता हुआ और दूर तक आबादी इससे प्रभावित होती हुई। और सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव मोहन, बाया नदी के बांध टूटने के बाद इस वक्त कितनी बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बाया नदी का बांध टूटा है इसके चलते जो यहाँ इस इलाके में जो हजारों आबादी है, जो निचला इलाका है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी है। और ये कह सकते हैं कि जो इस इलाके में जो खेती बाड़ी है उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए तेज धार जो बाया नदी के बांध टूटने से जो तेज धार पानी का बहाव है उसे ये बहाव समस्तीपुर की ओर जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत चैलेंजिंग है प्रशासन के लिए कि जिस तरह से ये बांध टूटा है और लगातार वहां से पानी का तेज बहाव हो रहा है। राजीव, क्या प्रशासनिक टीम जब इसका मुआयना करती नजर आई तो इसकी मरम्मती का कार्य शुरू हो पाया है या नहीं? देखिए बिल्कुल, जब ये बांध टूटी है इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वहां मौके पर पहुंचकर अवलोकन जरूर किया है, लेकिन चूंकि ये ऐसे बांध को बांधने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी या उनके एक्सपर्ट आते हैं तो उनको इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक बांध बांधने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जल्द ही बांध को बांधा जाएगा। लेकिन जिस तरह से तेज बहाव है, ऐसा लगता है कि इस बांध को बांधने में जो जल संसाधन के विभाग की टीम है उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरह की स्थिति लालगंज में भी हुई थी, उसको भी इसी तरह बांध टूटा था तो वहाँ करीब 1 सप्ताह लगा था जल संसाधन विभाग को बांध को बांधने में। तो इस तरह से अभी बांध जरूर बांधने की राजीव, लेकिन जिन जिन बांधों पर दबाव था, मॉनिटरिंग उन बांधों पर लगातार की जा रही थी, प्रशासनिक टीम अपनी नजर रख रही थी, फिर अचानक से इस बांध का टूटना, क्या ये माने कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई? देखिए जो प्रशासन की ओर से ये लगातार अभी कहा जा रहा है कि कहीं की जो बांध है उसकी मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कमजोरी रही होगी। निश्चित तौर पर ये कमजोरी है जिसके चलते ये बांध टूटी है और इतना बड़ा पानी का बहाव हो रहा है। तो जो प्रशासनिक दावे हैं या जो कह सकते सरकारी दावे हैं उनके मुताबिक ये जो बांध टूटा है उसे कह सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं और जो मजबूती की बात है दोनों में फर्क है और इसी का नतीजा है कि ये बांध टूटा है और इतना पानी का तेज बहाव हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। अगली खबर आपको वो तस्वीर से जो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। जी हां, छपरा में देखिए किस तरीके से कटाव की वजह से लोगों के घर अचानक से नदी में विलीन से हो गए और लोग अपने बचे हुए सामानों को बचाने और इसे लेकर अपनी जान बचाने की जुगत में नजर आए। देखिए यहाँ पर सोनपुर से ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, छपरा में सोनपुर से कटाव की दिल दहलाने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सबलपुर अंचल के पचियारी पंचायत में नवघरवा वार्ड संख्या 1 और 2 है, जहां पर इस कटाव का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। पक्का खपरेल सहित 10 घर नदी में अचानक से विलीन हो जाते हैं और इस वजह से देखिए गांव में रहने वाले लोगों के बीच दहशत साफ नजर आई। ये लोग अपने बचे खुचे सामानों को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बैठा और राजधानी रांची की तस्वीर आपके सामने, जहां पर 2 दिनों की बारिश के बाद जैसे सैलाब सड़क पर आ गया हो,
सड़कों पर ही नदियां बहने लगी हूं और लोग इन्हीं हालातों में जीने को विवश हो गए हों। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रांची से, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद सड़क झील में तब्दील हो जाती है। राजधानी के वीआईपी रोड की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा चौक पर भारी जल जमाव है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए देखिए किस कदर मुश्किल खड़ी है। सड़क पर जल जमाव को देखने के बाद कई लोग परेशानियों के बीच ही यहां से आवाजाही करने को मजबूर नजर आए। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई यहां से गुजरने की और कुछ लोग यहां से वापस लौट जाते हैं। लोगों का गुस्सा रांची नगर निगम के रवैये पर फूटता हुआ दिखा। इनका यह आरोप है कि ये हालात इसलिए हैं क्योंकि नगर निगम इसे लेकर उदासीन रहता है। जो ड्यूटी नगर निगम को निभानी चाहिए थी, जो संजीदगी उनकी तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई जाती और इसीलिए आम जनता हर बार इस तरह के हालात से दो चार होती है, परेशान होती है और इससे लेकर समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। अरगोड़ा चौक के पास जल जमाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने यहां की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर। हालांकि अरगोड़ा चौक की ऐसी तस्वीरें आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन आपको रांची नगर निगम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि रांची नगर निगम आपको तमाम परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है कि अगली बारिश जब आए तो आप इससे भी ज़्यादा परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से गुजरे हैं। लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हुआ। जब पानी बारिश होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है स्कूल आने जाने के लिए। दिक्कत होता है। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। स्कूल जा रही हो, ड्रेस भीग जाता है, गीला हो जाता है। हाँ, कचरा भी पड़ जाता है कभी कभी। कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी काम हो जाए इसका वही बेटर होगा, क्योंकि आने जाने में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग को हॉस्पिटल से आना जाना करने में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ज़्यादा घूम के जाने में ज़्यादा लेट भी होता है हम लोग को, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो परेशानी है, कई बार अरगोड़ा के पास ये जल जमाव जो है, ये दरअसल मीडिया में सुर्खियां बनती हैं। आने जाने वाले वाहन, यहाँ से गुजरने वाले वाहन जो हैं, 4 पहिया वाहन तो पार कर जाते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन जो हैं वहाँ से ये 100 मीटर की जो रेस है, इसे रेस ही मानिए, इसको भवसागर मानिए कि वहाँ से चलने के पहले लोग गहरी सांसें भरते हैं इस उम्मीद में कि कम से कम इस पार चले आएँ। कई लोग देखिए, आप देख रहे हैं कि बाइक लौट रही है, हिम्मत नहीं हुई, बीच रास्ते में फंसने का डर हुआ, वो बाइक बीच रास्ते से लौट गई। जो लोग हिम्मत दिखाते हैं वो समझिए भगवान का नाम लेकर के पार होते हैं यहाँ पर। और तमाम तरह की परेशानियाँ हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप ये मान लें कि रांची नगर निगम आपको अगर रांची जैसे कुदरती रूप से खूबसूरत शहर में 20 सड़क पर तालाब जैसा नज़ारा, झील जैसा नज़ारा दिखा रहा है, तो शुक्रगुजार मानिए रांची नगर निगम का। बाकी यहाँ की जनता खुद समझदार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रामगढ़ में 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जहां चितरपुर में बस और कार के बीच सीधी टक्कर होती है, 5 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान बस जो है वो धू कर चल उठी। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 5 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। वहीं कुजू की बात करें तो यहाँ पर भी हादसा होता है, जहां पर कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर होती है और इसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रामगढ़ से तस्वीर आपके सामने और अहले सुबह इन हादसों की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पैसेंजर में तो खैर स्पॉट है वहाँ पे सब उतर गया। हाँ, और अब बिहार सरकार के एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई खबर, जिसमें सड़क हादसे में अगर किसी की मौत होती है तो परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की जानकारी इस वक्त आती हुई और आज से ये नियम जो है वो लागू हो जाने वाला है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर अगर किसी वजह से हादसे के शिकार आप होते हैं, जान चली जाती है, तो 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रविश नारायण दे रहे हैं। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अब बिहार में परिजनों को 5 लाख की मुआवजा राशि मिलेगा। बिहार सरकार का यह फैसला बिहार में आज से लागू हो रहा है और इस फैसले के तहत जिस किसी के भी
सड़क दुर्घटना में मौत होती है उनके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा राशि दिया गया, जबकि गंभीर रूप से जो घायल होंगे उन्हें 50,000 रुपया की राशि दी जाएगी। इसके लिए बिहार में मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है। और आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत सड़क सुरक्षा निधि से वाहन दुर्घटना सहायता निधि में 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और ये 50 करोड़ रुपया उस सहायता कोष में हमेशा होगा और जरूरत पड़ने पर पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस व्यवस्था में एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो वैसे वाहन जिनसे दुर्घटना होती है अगर उनका बीमा नहीं हुआ रहेगा तो वैसे वाहन के मालिक से वो पैसा जो है वो वसूली किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर वाहन मालिकों को यह मुआवजा देना होगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उनके वाहन को जब्त कर नीलाम किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस किसी को भी इस दुर्घटना में मौत होती है उसका जो दावा है वो एसडीओ करेंगे, जांच की जाएगी और डीएम जो है वो राशि जारी करेंगे। तो बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले जो है वो राशि इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन अब फैसला हुआ है कि एक भी व्यक्ति की मौत अगर सड़क दुर्घटना में होती है तो 5 लाख की राशि जो है वो मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उन धन कुबेरों की जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित कर ली, जिस कड़ी में अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लगातार बिहार सरकार सख्त होती हुई छापेमारी की जाती हुई और पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर ये टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो सोने चांदी के जेवरात सहित कई ऐसे कागजात जिनमें फ्लैट्स और जमीन का जिक्र है सरकारी संपत्ति के ब्यूरो के तौर पर सामने नहीं था और अब ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा रही है। नोटों की ये गड्डियां, सोने चांदी के गहने और निवेश के कागज, ये सब बरामद हुए हैं पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर कौंते कुमार के घर से। आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने छापेमारी की। तलाशी में घर से नोटों के बंडल मिले। इसके अलावा आधा किलो सोने के गहने और 1 किलो चांदी के गहने मिले। ये सारे सामान पटना के गोसाई टोला में नित्यानंद इनक्लेव के एक फ्लैट से मिले हैं जो कौंते कुमार का है। किलो में आप देखिए जो अब तक जानकारी मिल पाई है तकरीबन 1 किलो सिल्वर रिकवर किया गया है, आधा किलोग्राम सोना भी है, आभूषण के रूप में उसे रिकवर किया गया, 10 से 12 लाख रुपए कैश के रूप में रिकवर किए गए हैं। और जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार कृष्णा अपार्टमेंट है बोरिंग रोड में, यहाँ भी 2 फ्लैट को मिलाकर एक फ्लैट बनाया जा रहा था, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। गोसाई टोला के अलावा पटना में 2 और जगहों पर छापेमारी चल रही है। राजधानी के पौष इलाके बोरिंग रोड के कृष्णा अपार्टमेंट और कौंते कुमार के ऑफिस में भी तलाशी चल रही है और ये जांच चल रही है कि कौंते कुमार ने अपनी आय से कितनी ज्यादा संपत्ति जमा की है। लगभग 15 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है जी। और ज्वेलरी में लगभग 1 किलो चांदी होगा जी और आधा किलो सोना होगा। इसके अतिरिक्त बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत से जमीन के कागजात भी मिले। हाँ, 3-4 डीड के कागजात अभी बैंक अकाउंट्स में बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 बैंक अकाउंट्स भी मिले हुए हैं जी। कौंते कुमार की संपत्ति कितनी है ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार का ये अभियान लगातार जारी है। पर एक बड़ा खुलासा फिर से और निगरानी की सतत कार्रवाई जो चल रही है, इस कार्रवाई में कई लोग जो है वो निशाने पर आए हैं और लगातार इस कार्रवाई से एक हड़कंप की स्थिति मच गई है। और निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो धनकुबेर बन गए हैं सरकारी सेवा में आने के बाद, उनके खिलाफ एक बड़ा मैसेज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो निगरानी के अधिकारी हैं वो लगातार जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खंगालने के अलावा जो यहाँ पर दस्तावेज रिकवर किए गए हैं उससे संबंधित जो विवरण है उसको अपने फाइल्स में वो दर्ज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
देखिए, तीरंदाजी और हॉकी में देश और दुनिया में अपना नाम ऊंचा करने वाला राज्य झारखंड आजकल इन दिनों बॉक्सिंग को लेकर के भी सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन ये सुर्खियां क्यों बटोर रहा है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये बॉक्सिंग के खिलाड़ियों की बदौलत सुर्खी नहीं मिल रही है, बल्कि बॉक्सिंग एसोसिएशन में जिस तरीके से सियासत चल रही है, जो सिंडिकेट चल रहा है, उस वजह से ये सुर्खी सामने है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी का हाल बताने के लिए शायद ये नजारा काफी है। रांची डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़े खिलाड़ी मोहराबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे बारिशों की बूंदों के नीचे प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। इन खिलाड़ियों में कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 9 साल से लगातार मेहनत कर पसीना बहाने के बावजूद झारखंड टीम में अपना स्थान नहीं बना पाए। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि दूसरे राज्यों, जिसमें खासकर हरियाणा के खिलाड़ियों की घुसपैठ झारखंड में इन दिनों बढ़ी हुई है। 8-9 साल हो गया सर बॉक्सिंग करते हुए। क्या टीम में जगह मिली है? नहीं सर, वैसा तो अभी तक वैसा कोई फैसिलिटी भी नहीं है। टीम में जगह होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फैसिलिटी होना, वो सारा चीज़ होना, बट वो रांची में ऐसा कुछ भी नहीं है बॉक्सिंग के लिए, स्पेशली बॉक्सिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि झारखंड टीम में झारखंड के बंदे नहीं, बाहर से आके खेल रहे हैं बंदे, और यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है जगह। अरे झारखंड की जो टीम बनी है, उस टीम में क्या यहाँ रांची के खिलाड़ी एक भी नहीं है? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि झारखंड की टीम में रांची के बंदे तो कोई नहीं है। सूत्रों की माने तो एक सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, जो बकायदा पैसों का लेन देन कर हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के बॉक्सर को झारखंड की स्टेट टीम में शामिल कर रहा है। जानकारी ये भी है कि इस बार चुनी गई झारखंड की टीम में 13 में से 4 खिलाड़ी दूसरे राज्यों के हैं, जिन्हें झारखंड का बताकर स्टेट टीम में शामिल किया गया। हैरानी की बात यह है कि जो नए खिलाड़ी अपना करियर बनाने के लिए बॉक्सिंग में आए हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन का कार्यालय कहाँ है। यानी सारी व्यवस्था एक तरीके से हवा हवाई और भगवान भरोसे है। खेल का अपना मिजाज होता है। हॉकी की बात करें तो वहाँ एस्ट्रो टफ स्टेडियम है, तीरंदाजी के लिए भी सेंटर है जहाँ खिलाड़ी निशाना लगाते हैं, लेकिन मुक्केबाजी के लिए झारखंड में क्या है, इसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी खुले मोरहाबादी मैदान में अभ्यास करने के लिए मजबूर हैं। नए खिलाड़ी भी हैं, 8 साल 9 साल पुराने खिलाड़ी भी हैं। ये तमाम खिलाड़ी हैं जिनके लिए जो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्केबाजी एसोसिएशन, जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उनकी ओर से कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है रांची में नहीं है, लेकिन रांची में कोई ऑफिस भी नहीं है। खिलाड़ी इस तरह खुले में बारिश के नीचे, धूप के नीचे अभ्यास करने के लिए मजबूर हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आप जो है कितने साल से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहे हैं? करीब 2012 से स्टार्ट हुआ मेरा। करीब आपका 9 साल हो गया जी। तो ये बताएं कि अभी जो झारखंड की नई टीम बनी है, क्या उस नई टीम में रांची जिले के कोई भी खिलाड़ी को मौका दिया गया, बॉक्सर को? नहीं सर। नहीं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? पता नहीं सर, ऐसा सुनने में आया, बट उसमें हमको कंफर्म नहीं है क्या मतलब इसमें रीज़न है, कौन इन्वॉल्व है, ये सब पता नहीं है। अच्छा, दूसरे राज्यों से खिलाड़ी जो यहाँ पर आ रहे हैं, उसके पीछे मोटो क्या, किस राज्य के खिलाड़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं जो खुद को झारखंडी बता रहे हैं? सर कुछ प्लेयर है, वो सब कुछ पैसा वैसा ऐसा सुनने में आया है, लेके प्लेस में उसको खिलाया जाता है बाहर के प्लेयर लोगों को, और उससे क्या होता है कि पैसा लेके खिला लेते हैं, लेकिन यहाँ का हम लोग को मतलब कि लोकल लोगों को चांस ही नहीं मिल पाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन जो टीम है, उस टीम में भी घुसपैठ हो रही है बाहरी खिलाड़ियों की ओर से। खिलाड़ी खुलकर नहीं बोल पाते, उनके सामने हजार मजबूरियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका शुद्धिकरण कब होगा इस झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन में, ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, झारखंडी खिलाड़ी हैं, उन्हें भी कम से कम टीम से खेलने का मौका मिल सके। एक मौका होता है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का भी एक होता सपना होता है। वो तमाम सपने इसी उधेड़बुन में हैं कि उनको कब ग्लव्स पहनकर अपना टूर्नामेंट में उतरने का मौका मिले, राज्य की ओर से खेलने का मौका मिले। कैमरामैन अमित कुमार के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची में बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया। इस इंक्यूबेटर सेंटर में युवाओं को अलग अलग व्यवसायों के प्रशिक्षण दिए जाने शुरू किए गए। केंद्र सरकार के इस कोशिश के जरिए इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जद्दोजहद जारी है।
रांची के टाटी सिलवे इलाके स्थित गवर्नमेंट टूल रूम में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केंद्र में पेपर नैपकिन, डिस्पोजल प्लेट, कांटी, प्लास्टिक बोतल, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी, बाइंडिंग, मोजा वेल्डिंग सहित कई तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो हमारा प्रोग्राम है लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन का, जो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये MSME का एक प्रोग्राम है, एस्पायर प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ये सारा चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे जितने भी 8वीं पास से लेकर के आगे जितने भी हमारे जो बेरोजगार युवा युवती जो भी हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, पहला नंबर। और दूसरा है कि वो खुद का जो व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। वहीं इस संस्था के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों को 3 महीने के अंदर प्रशिक्षित कर उन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार कैसे तैयार करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लोन दिलाने में भी संस्था मदद करेगी। संस्था का एक शोरूम भी जल्द बनाया जाएगा, जिसका फायदा स्टूडेंट्स उठा सकेंगे। इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास है इस स्कीम के माध्यम से कि हमारे युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं और एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग दें कि वो टेक्निकल नॉलेज यहाँ से गेन करके वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बहरहाल बेरोजगार युवाओं को मुस्कान देने वाला ये प्रयास जल्द ही युवाओं को आकर्षित करेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण केंद्र से कितने युवा निकलकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, जिस साजिश में दाऊद भी शामिल था। आपको बताते चलें कि त्योहारों के मौसम में और इस वक्त को ही चुना गया था ताकि दहलाया जा सके भारत को, लेकिन इनके इन नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। 6 आतंकियों को धर दबोचा गया है। पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान की साजिश में दाऊद भी था शामिल। त्योहारों के सीजन में करना चाहता था धमाका। आतंकियों के निशाने पर थी नवरात्र और रामलीला। स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में 2 ऐसे आतंकी भी हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंकी साजिश का इनपुट मिला था। आतंकी देश भर में त्योहारों के दौरान ब्लास्ट कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। इससे पहले कि आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। यहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है, वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जिन आतंकियों ने पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था और उन्हें वहां विस्फोटक बनाने और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहां पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहां से वापस मस्कट आए। आतंक फैलाने की इस बड़ी साजिश में पाकिस्तान ने दाऊद का भी सहारा लिया था।
दाऊद का छोटा भाई अनीस सीधे तौर पर इससे जुड़ा था और उसका काम आतंकियों को भारत में हथियार मुहैया कराना था। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। यानी त्योहारों के सीजन में भारत को दहलाने की पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें उसने दाऊद को भी शामिल किया था। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड किए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।